वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको स्टेटमेंट देख करके बताने हैं कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1962 में मान्यता दी गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1962 में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये आपको सही दिया गया, कथन दूसरा सही है। इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये गलत दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था वो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सीपीआई, ये आपको याद रखना है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से से कम ना होने वाले सबसे बड़े जो विपक्षी दल का नेता होता है उसी को मान्यता दे दी जाती है विपक्ष के नेता के रूप में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसीलिए इनकरेक्ट दिया गया है, केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है, किसी बिल अर्थात विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। ऑप्शन बी है, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। या फिर ऑप्शन डी है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है कि धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, जबकि धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ना कि आकस्मिकता निधि से। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। 258 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 29। ठीक है, यहाँ पर ये गायब था तो 29 कर लीजिए, 29 लास्ट ऑप्शन में। करेक्ट आंसर चूज करिए और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 के तहत
भारत में आप देखेंगे जो संविधान के तहत बताया गया कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए ये एक तरह का संरक्षण है, आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल? इनमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वें शेड्यूल के तहत, अर्थात 5वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के 99 संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया ये गलत है, ये होगा 39th अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 1975 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। इसके जरिए से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अगर अध्यक्ष हैं तो इनको अदालतों की जांच से अलग रखा गया था, हटा दिया गया था, इसलिए पुनर्विलोकन से इनको न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल सेकंड स्टेटमेंट राइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। और सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं बताना है। और इसमें राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी, ना तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा, क्योंकि कोई भी केंद्रीय विधि हो इसको संवैधानिक रूप से उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, उसकी अधिकारिता है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी संशोधन किया गया है तो उसमें हाईकोर्ट द्वारा उसका रिव्यू किया जा सकता है, उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 263 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ऑप्शन देख लीजिए, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी है राजमन्नार समिति 1969, सी है सरकारिया आयोग 1983 और ऑप्शन डी संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा और आप चूज करेंगे ऑप्शन सी सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, शब्द जो लाभ का पद है भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, पहला और दूसरा तो सही दिया गया है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आप देख लीजिए कि जो लाभ का पद है संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। 265 क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो वह उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 266 क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे?
ऑप्शन ए है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन बी है नियंत्रण का अभाव। ऑप्शन सी है इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर। और ऑप्शन डी है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। अगला प्रश्न चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज अर्थात क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं, चूज करना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है। ऑप्शन ए है लोक उपक्रम समिति। ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति। या ऑप्शन डी है प्रत्यायोजित विधान संबंधी निर्माण समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टीमेट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रश्नकाल। ऑप्शन बी है शून्यकाल। ऑप्शन सी है आधे घंटे की बहस। या ऑप्शन डी है अल्पकालीन बहस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शून्यकाल अर्थात 0R। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। ऑप्शन ए है आश्वासन समिति। ऑप्शन बी है प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। ऑप्शन सी है लोक उपक्रम समिति। या फिर ऑप्शन डी है प्राक्कलन समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन डी करेक्ट है, राइट। 271 क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान खींचता है। ऑप्शन ए है आधे घंटे की बहस। ऑप्शन बी है ध्यानाकर्षण नोटिस। ऑप्शन सी अल्पकालीन बहस। या ऑप्शन डी है स्थगन प्रस्ताव। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान आकर्षण नोटिस अर्थात कॉलिंग अटेंशन नोटिस। 272 क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन बी है गोरवाला रिपोर्ट। ऑप्शन सी है कृपलानी समिति। या ऑप्शन डी है संथानम समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संथानम समिति। 273वां प्रश्न है, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी। ऑप्शन ए है उड़ीसा। ऑप्शन बी है बिहार। ऑप्शन सी पंजाब। या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आप देखिए पूछा गया महाराष्ट्र के लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए है 1970। ऑप्शन बी है 1972। ऑप्शन सी है 1973। और ऑप्शन डी है 1971। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1971। अगला प्रश्न शून्यकाल के बारे में पूछा गया, कौन से वक्तव्य सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। और फिफ्थ स्टेटमेंट है, संसदीय कार्यप्रणाली में यह 1964 से भारत की देन है। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करके बताइए। और इसका राइट आंसर होगा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत दिए गए हैं शून्यकाल के विषय में। तो शून्यकाल के बारे में जान लीजिए, यह संसदीय नियमों में इसका कोई तरह का उल्लेख नहीं है। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक नवाचार है। यह अनौपचारिक साधन है जहां पर बिना पूर्व निर्धारित सूचना के मामले उठाए जाते हैं। और इस अवधि में दिन के एजेंडे का निर्धारण किया जाता है और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर बिना किसी पूर्व नोटिस के, अनुमति के आप देखेंगे मामले उठाए जाते हैं। और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद आ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है कि यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा है, ये भी गलत दिया गया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया, ये भी गलत है। संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और आप देखेंगे यह कार्यप्रणाली जो दी गई 1964 से भारत की देन है, ये भी गलत है।
या भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार है, ना कि पहले से शुरुआत की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, तो ये 275 क्वेश्चन अब तक हम लोग हल कर चुके हैं इस सीरीज़ के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं हर बार कहती हूँ आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। या फिर कोई करेक्शन भी होता है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन कमेंट में डाल देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।